नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अलकेश सोनी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फीटल मेडिसिन क्या होती है और फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट क्या करते हैं, आज मैं एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। और इसमें मैं बात करूंगा आपसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन या फिर 11 से 14 हफ्ते के बीच में जो स्कैन होता है उसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि यह स्कैन क्यों किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको क्यों करवाना चाहिए। इस स्कैन को हम एंटी स्कैन भी कहते हैं या फिर हम इसको एंटी एनबी स्कैन भी कहते हैं। और फीटल मेडिसिन में इस स्कैन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्कैन माना गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह स्कैन कब किया जाता है। तो यह स्कैन किया जाता है जब बच्चे की लंबाई, या हम जिसको क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं, जब वो 45 से 84 मिलीमीटर के बीच में होती है। मतलब ये क्राइटेरिया है, अगर इससे ज्यादा है क्राउन रम्प लेंथ तो इस स्कैन की वैलिडिटी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर ये 45 mm से अगर बच्चे की लंबाई कम है तो इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो इस स्कैन को इस विंडो के बीच में ही किया जाता है। इस समय जो बच्चे का जेस्टेशनल एज या फिर जो एज जो बच्चे की होती है वो लगभग करस्पॉन्ड करती है 11 हफ्ते से 13 हफ्ते 6 दिन के आसपास। तो अब जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों किया जाना चाहिए। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इस स्कैन की वो है डेटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इस स्कैन के माध्यम से हम प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं और ये जानते हैं कि आखिर अभी बच्चा कितने हफ्ते का हुआ है। तो जो इस समय जो बच्चे की जेस्टेशनल एज आती है उसी को हम फाइनल मानते हैं और आगे के सारे स्कैन्स में यही डेट एप्लीकेबल होती है। और ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी महिला के पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर उनको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी लगभग कब हुई होगी। आगे इसी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को स्टैंडर्ड मानते हुए हम आगे के स्कैन करते हैं और बच्चे की ग्रोथ में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है इसका पता लगाते हैं। तो ये आगे के स्कैन्स में भी हमें बहुत हेल्पफुल होता है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका वो है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितनी है। मींस ये ट्विंस तो नहीं है या फिर कहीं हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी तो नहीं है, ट्रिपलेट तो नहीं है, या सिंगल प्रेगनेंसी ही है। अगर ये ट्विंस है तो हम इसी समय पर कोरियोनिसिटी जो है वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे के जो है ट्विंस हैं उसमें जो प्लेसेंटा है वो सिंगल है या डबल है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ये मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक है। मोनोकोरियोनिक मींस कि सिंगल प्लेसेंटा जो दोनों बच्चों को जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, मतलब बच्चे कहीं एक दूसरे से प्लेसेंटा शेयर तो नहीं कर रहे हैं। और ये प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है या फिर ये थोड़ी सी इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रेगनेंसी डाइकोरियोनिक है मतलब कि दोनों बच्चों के अगर प्लेसेंटा अलग अलग हैं और दोनों को ब्लड सप्लाई अलग अलग प्लेसेंटा से हो रही है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बट ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी की तुलना में काफी जो है वो लो रिस्क की कैटेगरी में आती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी अगर है तो 2 सिंगल बच्चे जो हैं वो हैं, हम ऐसा इसको मान सकते हैं और उस तरीके से हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसकी अगर जो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस है इस स्कैन की तो वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए स्क्रीनिंग की। तो हम इस स्कैन में जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, पर अभी यह जानना जरूरी है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम्स के नंबर में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से होती हैं। तो इनकी स्क्रीनिंग इस
स्कैन के दौरान की जाती है। तो इस स्कैन को, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि इस स्कैन को हम एंटी स्कैन बोलते हैं। तो इस एंटी स्कैन जो है वो किया जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के प्रिडिक्शन के लिए, उनके रिस्क प्रिडिक्शन के लिए। तो क्या करते हैं हम एंटी स्कैन में? तो हम एंटी स्कैन में जो है, इसका एंटी स्कैन का पूरा नाम है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। तो न्यूकल ट्रांसलूसेंसी जो होता है वो बच्चे के गर्दन के पीछे जो पानी रहता है उसकी चौड़ाई को हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं, और उस चौड़ाई को हम इस स्कैन के दौरान नापते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बच्चे में नेजल बोन अभी आई है या नहीं आई है, दिख रही है या नहीं दिख रही है। इसके अलावा 2 डॉपलर पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और डक्टस विनोसस रिवर्सल, ये जो दो डॉपलर हैं, इन डॉपलर्स को हम करते हैं और फिर इन सारी फाइंडिंग्स को एक सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने का रिस्क कितना है। इस स्कैन के साथ ही हम एक स्पेशल ब्लड टेस्ट, जिसको डुअल मार्कर कहा जाता है, उस टेस्ट को भेजते हैं। फिर लैब जो है वो इस स्कैन की, हमारी स्कैन्स की फाइंडिंग्स को और जो ब्लड पैरामीटर्स जो हमने ब्लड टेस्ट भेजा है उसमें जो पैरामीटर्स, खासकर 2 पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं, बीटा एचसीजी और पैपे। तो इनके लेवल को जो है को कंबाइन करते हैं और अल्ट्रासाउंड की जो फाइंडिंग्स है उनको कंबाइन करते हैं और उसके बाद एक फाइनल रिस्क जो है वो निकाला जाता है। तो जो ये फाइनल रिस्क होता है ये एडजस्टेड रिस्क होता है और इसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा हाई रिस्क में जा रहा है फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, या फिर ये लो रिस्क में है या इंटरमीडिएट रिस्क में है। अगर हाई रिस्क में है तो हमको उसको आगे डेफिनेटिव टेस्ट के लिए हमको जाना होता है, जैसे कि सीवीएस या एमनियोसेंटेसिस, हमें ये करने होते हैं। अगर इंटरमीडिएट रिस्क में अगर रिस्क फॉल होता है तो हम फिर, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम इसको एनआईपीटी पेशेंट्स को हम एडवाइस कर सकते हैं, और अगर लो रिस्क है तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, अब इसमें हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऑलरेडी लो रिस्क में है फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो एंटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटी की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती है या ये चौड़ाई जैसे जैसे ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने का। फिर इसके अलावा जो इसका और इम्पोर्टेंस है इस स्कैन का वो ये है कि इस टाइम तक जो बच्चा है उसके काफी कुछ अंग बन चुके होते हैं और उन अंगों को हम देख सकते हैं कि ये ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। जैसे कि हम सिर देख सकते हैं, सिर की बोन्स कैसी हैं, उसका ब्रेन कैसे डेवलप हो रहा है, अभी तक के हिसाब से ब्रेन पर्याप्त का जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर बच्चे की गर्दन कैसी है, बच्चे के चेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, लंग्स ठीक हैं। फिर हम हार्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, हालांकि हार्ट इस समय बहुत छोटा होता है, देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम उसको देखते हैं जितना हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। फिर हम स्पाइन देखते हैं, उसकी किडनीज देखते हैं, फिर हम उसकी सारी लॉन्ग बोन्स जो हैं उनको देखते हैं और दोनों लिम्स को, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को देखते हैं, फिंगर्स को देखते हैं। तो इस समय तक हम पूरा जो बच्चा है उसको हम उसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी के लिए भी स्कैन करते हैं तथा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। अब अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए हाई रिस्क आ रहा है तो हम इस समय जो है उसको आगे क्या हमें प्लान करना है, उसको हमको कौन से टेस्ट एडवाइस करने हैं, ये हम इस समय डिसाइड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी निकल के आती है या कोई ऐसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इसमें आती है बच्चे में जो उसकी लाइफ के साथ कंपेटेबल नहीं है या बच्चा इसके साथ जीवित नहीं रह सकता, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद अगर वो जीवित नहीं रह सकता, तो हम इस समय जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चे को हमको आगे रखना है या नहीं रखना है, या हमको डिसकंटिन्यू तो नहीं करना है। तो क्योंकि ये काफी जल्दी होता है, जल्दी मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये हमारी ये डिसीजन हो जाता है, 14 हफ्ते के अंदर ही हमारा ये डिसीजन हो जाता है कि हमें बच्चे को आगे क्या करना है।
इसलिए ये स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय तक टर्मिनेट करना भी इजी रहता है बच्चे को। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगले और वीडियोस में मैं कुछ और जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।